सब लोग एटलस लेके बैठेंगे। हम एटलस की बात करें, देखो आप एटलस को देखो आप, ये एक समान रूप में इस बोर्ड पर एक मैप बनाया गया है विश्व का। इसको देखो, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये एशिया महाद्वीप है। या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम लोग महाद्वीप की बात करें, जब प्रशांत महासागर की बात करेंगे हम लोग, तो प्रशांत महासागर को देखो आप कि प्रशांत, कल की क्लास, पिछली क्लास जो सैटरडे को क्लास हुई थी मेरी, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की यदि बात की जाए तो ध्यान देना इस बात को। प्रशांत महासागर की यदि बात करते हैं हम लोग, तो देखो आप, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है। कारण क्या है? महाद्वीप का पश्चिमी भाग महासागर का पूर्वी भाग होता है। ये अमेरिका महाद्वीप का ये पश्चिमी भाग है, प्रशांत महासागर का या ये कहा जाए प्रशांत महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर, और ये आपका हिंद महासागर। ध्यान से समझो इस बात को। देखो होता क्या है, प्रशांत महासागर में बहुत सारे गर्त पाए जाते हैं। बात बेटी, टोटल जो है 57 गर्त हैं। 57 हम गर्त की बात करें, जिसमें 32 प्रशांत महासागर, 19 अटलांटिक महासागर और 6 हिंद महासागर में। आप सोचो जरा, आप प्रशांत महासागर के यदि गर्त की बात करें, गर्त की बात करें, तो एक बात याद रखना है इसका, कि जो गर्त है, देखो आप, सबसे महत्वपूर्ण जो गर्त है, आप मैप में देखोगे तो यहां बेरिंग जलडमरू है। बेरिंग जलडमरू की हम बात करें, अब सोचो जरा, यहां जो है, यहां, और ये आपका एल्यूशियन आइलैंड्स है, एल्यूशियन आइलैंड्स। तो यहां जो गर्त पाया जाता है, एल्यूशियन गर्त, ये आपका एल्यूशियन आइलैंड्स है, यहीं पे एक गर्त पाया जाता है, एल्यूशियन गर्त पाया जाता है। अब सोचो आप, ठीक उसके बाद जो ये जापान का हिस्सा देखो आप, यहां पाया जाता क्यूराइल गर्त, फिर आपका जापान गर्त, बेनिन गर्त, उसके बाद पाया जाता है मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है। ये जो मेरियाना ट्रेंच है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मैं इस मैप को दिखाना चाहता हूं, आप सबको एक बार एटलस खोल लो आप। जब एटलस खोल लोगे आप, तो ये देखो, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर, और यह भी प्रशांत महासागर है। अब मैं, ध्यान से सुनो इस बात को, यदि मैं सबसे पहले गर्त की बात करूं, देखो आप, ये जो गर्त है, ये गर्त है, एल्यूशियन आइलैंड्स के पास एल्यूशियन गर्त है। यहां जो गर्त है, यहां गर्त है क्यूराइल गर्त। वेनिन गर्त, जापान गर्त की बात करें, और मेरियाना जो ट्रेंच पाया जाता है,
मेरियाना ट्रेंच यहां पाया जाता है, फिलीपींस द्वीप समूह के पास। फिलीपींस द्वीप समूह के पास मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है। ध्यान से सुनो इस बात को, ये जो मेरियाना ट्रेंच है ये फिलीपींस द्वीप के आसपास पाया जाता है। अब एक प्रश्न, इस प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर की बात करें, कुछ डूबे हुए पर्वत हैं। जैसे मैंने ये कहा, ये आपका इक्वेटर है, मान लो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर या आसपास पाया जाता है एल्बाट्रॉस पठार पाया जाता है। एल्बाट्रॉस पठार, और यहां पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी प्रशांत, हम पठार की बात करें। अब देखो तो प्रशांत महासागर में ये पठार कौन से हैं? डूबे हुए पर्वत तंत्र हैं। हमेशा जो पानी के समुद्र के अंदर जो बना हुआ है, एल्बाट्रॉस पठार। और दूसरी चीज दक्षिणी पूर्वी प्रशांत पठार की बात करें हम लोग, ध्यान से सुनो इस बात को, ये स्थिति देखो जरा। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत पठार और ठीक उसके ऊपर इक्वेटर के आसपास एल्बाट्रॉस पठार है। एल्बाट्रॉस पठार है ये। इन पठारों का नाम देखो, यहां से आज तक यूपीएससी नहीं पूछा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, एल्बाट्रॉस पठार है डूबा हुआ पर्वत तंत्र, पहली चीज। नंबर 2, स्थल के ऊपर पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 3, बर्फीला क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूजन कैसे होता है, नाम दे दिया एल्बाट्रॉस पठार जबकि समुद्र में डूबा हुआ पर्वत तंत्र है। तो मेरे दिमाग में यह लगेगा कि आदि कोई पठार है जो स्थल पर पाया जाता होगा। अब इस प्रश्न को गलत कर देंगे। ये एल्बाट्रॉस पठार और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत पठार, ये दोनों समुद्र में डूबे हुए पर्वत तंत्र हैं। ये ध्यान देना इस बात को, ठीक है। ये तो अटलांटिक महासागर है, हम लोग बात कर चुके थे। अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। ये जो मध्य अटलांटिक कटक है, इसे रोमांस गंभीर 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ये बात शायद हम लोग कर चुके थे। हमेशा रोमांस गंभीर 2 भागों में। यह आपका आइसलैंड है, आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक, बोवेट द्वीप तक ये मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। शायद ये भी बातें हो चुकी थी। आप ध्यान से सुनो इस बात को, देखो आप। फिर एक प्रश्न, इस अटलांटिक महासागर का आकार देखो कैसे है, एस के आकार का है। जब मैं 6 से 7 क्लास में लूंगा मैप का, मानचित्र का, एक एक चीज में बताऊंगा आपको, पर्वत, पठार, नदी, समुद्र, खाड़ी। पर उसके पहले हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो, यह प्रशांत अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में भी गर्त पाए जाते हैं। एक तो आपका गर्त है, जो गर्त पाया जाता है प्यूरिटो रिको गर्त, और दूसरे है साउथ सैंडविच गर्त, दक्षिणी। हम सैंडविच गर्त की बात करें, अटलांटिक महासागर में 2 महत्वपूर्ण गर्त है। एक है प्यूरिटो रिको गर्त और दूसरा है दक्षिणी सैंडविच गर्त। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये 2 महत्वपूर्ण गर्त हैं। एक है आपका प्यूरिटो रिको
और दूसरा है साउथ सैंडविच गर्त, दक्षिणी सैंडविच गर्त, जो सीधे फॉकलैंड से काफी दूर पड़ता है, पूर्व में स्थित है। इन दो गर्तों को ध्यान से सुने इस बात को। हम तीसरी चीज बात करें, हिंद महासागर में भी गर्त पाया जाता है। जो हिंद महासागर में गर्त है सुंडा गर्त, जो जावा द्वीप के पास है। सुंडा गर्त है, ये जावा द्वीप के पास है सुंडा गर्त। मतलब हिंद महासागर का जो सबसे महत्वपूर्ण गर्त है वो सुंडा गर्त है। तो ध्यान देना, हिंद महासागर में का सबसे महत्वपूर्ण गर्त है सुंडा गर्त, जो हिंद महासागर में पाया जाता है। पर एक बात याद रखना, हम लोग पढ़ चुके थे अटाकामा मरुस्थल, तो ठीक यहीं पे अटाकामा गर्त पाया जाता है। ये जो अटाकामा गर्त है, अटाकामा मरुस्थल के आसपास पाया जाता है समुद्र में। ये गर्त अटलांटिक महासागर में दो महत्वपूर्ण गर्त हैं, प्यूरिटो रिको गर्त और दक्षिणी सैंडविच गर्त। हिंद महासागर में गर्त है सुंडा गर्त। ये इतनी बातें केवल मुझे पढ़नी है हम लोग को। जो समुद्र का स्ट्रक्चर है, अब हम बात करेंगे समुद्री जल का तापमान और लवणता। देखो आप, समुद्री जल का तापमान और लवणता की बात करें हम लोग, देखो आप, समुद्री जल का तापमान टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। टेम्परेचर क्या है और सैलिनिटी क्या है? यदि हम सबसे पहले बात करें समुद्री जल का तापमान, तो हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब तापमान की हम बात करेंगे समुद्री जल का तापमान, तो दो चीज होती है। हमेशा ध्यान दो, समुद्र के जल का तापमान, तापमान में वृद्धि, और दूसरी चीज ये कहा जाए समुद्र के जल का ठंडा होना। ये तो समुद्र के जल के तापमान में वृद्धि का दो कारण है। सोलर जो रेडिएशन है, सौर विकिरण का अवशोषण, और नंबर दो, हमेशा ना दो, पृथ्वी के समुद्री जल का पृथ्वी के आंतरिक भाग से समुद्री जल का संबंध। भाग से समुद्री जल का संबंध की बात करें हम लोग, अब देखो आप, समुद्र के जल के तापमान में वृद्धि की यदि बात करें तो यह आपका समुद्र है। ये सूर्य है, ये रेज है, सन रेज आ रही है। आप ध्यान से सुनो इस बात को, ये सन रेज है, सन रेज आ रही है,
ये सूर्य जो है ये सौर विकिरण है। समुद्र का जल करता क्या है, इस सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सूर्य की किरणें काफी नीचे तक चली जाती हैं, तो सौर विकिरण का अवशोषण, जब यह अवशोषित होगा तो जल का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसे देखा होगा कि ऊपर जो है अवशोषण होता है तो यहां ताप ज्यादा होता है, हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ताप गिरने लगता है। पहली बात। दूसरी चीज, पृथ्वी के आंतरिक भाग से समुद्री जल का संबंध। पता ये चला कि स्थलीय भाग है मान लो, और यह आपका समुद्र है, यह समुद्र है। अब सोचो जरा, ध्यान से समझो इस बात को। यह जल का जो है संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, और जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से इसका जब संबंध होता है तो स्वाभाविक है यहां ज्वालामुखी चट्टानें भी हैं, और ज्वालामुखी चट्टान भी है। अब होता क्या है, ज्वालामुखी की चट्टानें गर्म चट्टानें होती हैं, इसलिए जब जल का संबंध इस गर्म ज्वालामुखी चट्टानों से होता है तो जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो दो महत्वपूर्ण रीजन है, नंबर 1 सोलर रेडिएशन का अवशोषण, और नंबर 2 पृथ्वी के आंतरिक भाग से समुद्री जल का संबंध। ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं, लेकिन समुद्री जल का ठंडा होना, इसके 3 कारण हैं। नंबर 1, ताप का उत्सर्जन। नंबर वाष्पीकरण, और नंबर 3 संवहन। अब देखो आप, समुद्री जल का ठंडा होना, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन देखो जरा, जल के तल से ताप का उत्सर्जन। जैसे हम बात करें, मैं इसे मिटा देता हूं मैं आपसे, देखो आप, ध्यान से समझो इस बात को। जैसे मैंने कहा यह समुद्र है, देखो आप, जल के तल से ताप का उत्सर्जन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी दिन में ताप को ग्रहण करती है और रात में ताप को छोड़ती है। स्वाभाविक है यहां से ताप क्या होगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। यह ताप अंतरिक्ष में चला जाएगा, ताप का उत्सर्जन हो रहा है, और यह ताप अंतरिक्ष में चला गया तो स्वाभाविक है जल का ताप क्या होगा, गिरता जाएगा। हमेशा ध्यान इस बात को। जैसे ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में एक तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो सूर्यताप की मात्रा कम होती है, लेकिन रात में क्या होता है, जल ताप को छोड़ देता है तो ताप का उत्सर्जन होता है, और ये ताप जब का उत्सर्जन होगा तो जल का ताप क्या होगा, गिरने लगेगा। दूसरी चीज, हम वाष्पीकरण की बात करें। जब वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण जब होता है तो स्वाभाविक है, जैसे हम ये बातें करें, मान लिया जाए ये वाष्पीकरण हो रहा है, ये वाष्पीकरण हो रहा है। स्वाभाविक है यदि वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो जल का ताप क्या होगा, गिरता जाएगा। और तीसरी चीज संवहन, जो हवा इसके संपर्क में आती है वो ताप को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। सोचो आप, जो हवा इसके संपर्क में आएगी वो ताप को अवशोषित कर लेगी, तो जल का ताप क्या होगा, कम होता जाएगा।
इसे देखो आप, समुद्री जल का ठंडा होना, समुद्री जल का ठंडा होना 3 रीजन है। जल के तल से ताप का उत्सर्जन, नंबर 2 वाष्पीकरण, और नंबर 3 संवहन। अब एक प्रश्न उठा कि समुद्र के जल के जब ताप की बात करते हैं, समुद्री जल के ताप का क्षैतिज वितरण देखो जरा। समुद्र के जल के, समुद्री जल में अलग अलग स्थानों पर ताप में अंतर। समुद्री जल का अलग अलग स्थानों पर ताप में अंतर का कारण, फॉर एग्जाम्पल यह समुद्र है मान लिया जाए। होता क्या है, यह समुद्र है, हो सकता है यहां ताप 30 डिग्री हो, यहां ताप 25 डिग्री हो, और यहां ताप केवल 20 डिग्री हो। समुद्र तो एक है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर ताप में अंतर पाया जाता है। आखिर अलग अलग स्थानों पर ताप में अंतर क्यों पाया जाता है? ध्यान दो, यहां हो सकता है ताप 30 डिग्री हो, यहां हो सकता है 25 हो, और यहां हो सकता है 20 हो। तो ये जो ताप में अंतर आ रहा है 20, 25 और 30, ये जो अंतर आ रहा है, इस अंतर का कारण क्या है? अब ध्यान से सुनो इस बात को। यदि अंतर के कारण की हम लोग बात करें, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ताप में अंतर आ जाता है? ध्यान से सुनो इस बात को, कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले हम बात करें अंतर, तो ध्यान से सुनने इस बात को तो मजा आएगा। सबसे पहले बात करें अक्षांश से दूरी। ये अलग अलग स्थानों पर ताप में अंतर का एक बड़ा कारण है। ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे ये पूरी बात, ये हमारी ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 90 अंश, तो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। सूर्य यहां चमक रहा है, ये सूर्य की किरणें इक्वेटर पर तो वर्टिकल पड़ेगी, पर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे किरणों का झुकाव क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ध्यान से, हम जैसे जैसे दूर जाएंगे किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जब किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है समुद्री जल में सोलर रेडिएशन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अक्षांश से दूरी, पूरी बात। इक्वेटर पे क्या होगा? सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ेगी, तो यहां समुद्री जल का ताप ज्यादा होगा। हम जैसे जैसे नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते जाएंगे किरणों का झुकाव क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जब किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है समुद्र के जल में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सूर्यताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो इस सिंपल चीजें ये कहा जाए कि विषुवत रेखा से दूर जाने पर सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाता है। परिणामतः समुद्री जल में प्रति इकाई सूर्य ताप की मात्रा कम होती जाती है। यह बात शायद मैं पढ़ा चुका हूं दूसरी या तीसरी क्लास में। देखो आप, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा। यदि सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में समुद्री जल के प्रति इकाई क्षेत्रफल में सूर्यताप की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी।
और जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो तापमान भी क्या होगा, कम होता जाएगा, जिससे समुद्री जल का ताप भी कम हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि मान लिया जाए इक्वेटर पर ताप 30 है, तो हो सकता है या 2900, हो सकता है या 2500 या 2400 या 2300, जो भी कुछ हो, या 2000। तो जैसे जैसे इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे, किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जब किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में सूर्यताप की मात्रा गिरेगी, और जब सूर्यताप की मात्रा गिरेगी तो स्वाभाविक है समुद्री जल का ताप क्या होगा, कम होता जाएगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन देखो आप, देखो दूसरा जो रीजन है, प्रचलित पवनें। ये कैसे प्रभावित करती हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि प्रचलित पवनों की हम बात करें तो मैप में देखो आप, मैंने कहा प्रचलित पवनें। दूसरा रीजन है प्रचलित पवनें। रफली एक मैप बना रहा हूं मैं आपसे। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अच्छा, हर चीज आपको मैप के थ्रू पढ़ना है। यह आपका यूरोप है, हमेशा ध्यान दो, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जो भी हो, इस मैप को देखो आप, मैप को देखो आप। यह आपका इक्वेटर है, यह अटलांटिक महासागर है, यह आपका यूरोप है, यह आपका यूरोप है, यह आपका अफ्रीका है। इस मैप में देखो आप पूरी बात। व्यापारिक हवाएं, ये महासागर का पूर्वी भाग है, ये महासागर का पश्चिमी भाग है, ईस्ट और वेस्ट। व्यापारिक हवाएं यूं चलती हैं, व्यापारिक हवाएं, इसका मतलब ये है ये व्यापारिक हवाएं, शायद मैं पढ़ा चुका हूं मैं, पूरी बात ध्यान दो। महासागर के पूर्वी तट से चलती हैं और महासागर के पश्चिमी तट पर यहां से चलेगी, यहां टकराएंगी। अब याद रखना, ये जल है, समुद्र है। देखो, जब ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं, व्यापारिक हवाएं चलती हैं, तो बातें क्या हुई थी, समुद्र के जो जल है ऊपरी भाग ज्यादा गर्म होता है। हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे जल का ताप कम होने लगता है। तो जल का ताप सबसे ज्यादा ऊपर होता है, यहां पर होगा जल का ताप। ये जो जल का ताप होगा यहां होगा, जल का ताप यहां होगा। अब सोचो जरा आप, जब ये टकराएंगी तो जल को पुश करती हैं ये। जब जल को पुश करेंगी तो गर्म जल इधर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब सोचो, ये हवाएं जब पुश करेंगी, महासागर के पूर्वी तट से टलनी है, तो गर्म जल को, ऊपर जो गर्म जल है इसको पुश करेंगी। अब वो गर्म जल कहां होगा, यहां एकत्रित हो जाएगा। परिणामतः क्या होगा, महासागर के पश्चिमी तट पर जल का ताप ज्यादा होगा और महासागर के पूर्वी तट पर जल का ताप क्या होगा, कम होता है। बातें समझ में आ गई? इसका अर्थ क्या चीज है? इसका अर्थ ये है, हमेशा ध्यान दो, पवनों में, व्यापारिक पवनों के कारण, व्यापारिक पवनें महासागर के पूरब से चलकर महासागर के पश्चिमी तट से टकराती हैं। इसलिए
महासागर के पूर्वी तट पर जल का ताप कम, जबकि महासागर के पश्चिमी तट पर जल का तापमान ज्यादा होता है। पूरी बात ध्यान सुनिए इस बात को। ये जो व्यापारिक पौने हैं, ये व्यापारिक पौने महासागर के पूर्व से चलकर महासागर के पश्चिमी तट से टकराती हैं। पूरी बात ध्यान देना। ये व्यापारिक पौने महासागर के पूर्व से चलकर महासागर के पश्चिमी तट से टकराती हैं। इसलिए महासागर के पूर्वी तट पर जल का ताप कम, जबकि महासागर के पश्चिमी तट पर जल का ताप क्या होता है? ज्यादा होता है। मैंने क्या कहा? यहां ताप कम होगा, यहां ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। 30 से लेकर 30 के बीच, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसका अर्थ ये है 30 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच ही व्यापारिक हवाएं चलती हैं। और जब यहां से चलेगी तो समुद्र के जल का जो ऊपरी भाग है, जो सबसे ज्यादा गर्म है, उसको पुश करेंगी। और जब पुश करेंगी तो गर्म जल यहां एकत्रित हो जाएगा। यहां जल का ताप कम, यहां जल का ताप क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ वाली बात है? ये पछुआ हवाएं स्थिति बदल देगी। पछुआ हवाएं यूं चलेगी 30 से लेकर 60 के बीच, महासागर के पश्चिमी तट से चलती है, महासागर के पूर्वी तट की ओर चलती है। ये यहां टकराएंगी। अब सोचो जरा, यदि ये यहां टकराएंगी तो यहां से गर्म जल को पुश करेगी और यहां लेके छोड़ देंगी, तो यहां का ताप ज्यादा होगा, यहां का ताप कम होगा। इसका अर्थ ये है, यदि प्रचलित पौनों की बात करें, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 30 से 60 के बीच चलने वाली पछुआ हवाएं महासागर के पश्चिम से चलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जिससे महासागर के पश्चिमी भाग में जल का ताप कम तथा पूर्वी भाग में जल का तापमान ज्यादा होता है। पूरी बात ध्यान दो, ये 30 अंश अक्षांश से लेकर 60 अंश अक्षांश के बीच चलने वाली पछुआ हवाएं महासागर के पश्चिम से चलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। जिससे महासागर के पश्चिमी भाग में जल का तापमान कम, तो पूर्वी भाग में जल का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। एक चीज देखो आप, पछुआएं 30 से 60 के बीच चल रही हैं, हवा यहां से चलेगी, यहां टकराएगी, तो यहां का जल का ताप कम होगा, यहां का जल का ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो प्रीवेलिंग विंड्स है, प्रीवेलिंग विंड्स, प्रचलित हवाएं, ये कैसे जल, समुद्री जल के ताप को प्रभावित करती हैं? तीसरा जो रीजन है, समुद्री जलधाराएं। ये जो समुद्री जलधाराएं हैं, ये समुद्र के जल के ताप को प्रभावित करती हैं। जैसे देखो आप, ध्यान से सुनो इस बात को,
ये जो समुद्री जलधाराएं हैं, सिंपल चीज है, जहां गर्म जलधारा प्रवाहित होती है वहां का तापमान ज्यादा, तथा जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है वहां का तापमान कम होता है। जहां गर्म जलधारा प्रवाहित होती है वहां का तापमान ज्यादा होता है, तथा जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है वहां का तापमान क्या होता है? कम होता है। आप सोचो जरा, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे, देखो आप, ध्यान से सुनो इस बात को। देखो होता क्या है, जैसे एक मैप बनाता हूं मैं, रफली मैं मैप बना रहा हूं। ओ सॉरी, जहां जहां गर्म जलधारा प्रवाहित होगी वहां का ताप ज्यादा होगा, जहां जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां का ताप क्या होगा? कम होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, समुद्री जलधारा कैसे प्रभावित करती है। जैसे मान लिया जाए ये उत्तरी अमेरिका है, ध्यान दो, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका यूरोप है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो आप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये एक रफली है, ध्यान देना इस बात को। ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, कनारी ठंडी धारा, बेंगुएला ठंडी धारा, पूर्वी ब्राजील की गर्म धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, पेरू की ठंडी धारा, क्यूरोशियो की गर्म धारा, मोजाम्बिक की गर्म धारा। एक रफली में धारा पढ़ाएंगे आगे हम लोग, पर थोड़ा सा देख लो आप तो अच्छा रहेगा। इस मैप में देखो आप, मैंने क्या कहा था, जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां का तापमान कम,
और जहां गर्म जलधारा प्रवाहित होगी वहां का तापमान ज्यादा होगा। अब सोचो जरा, देखो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, ऑलरेडी ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है, वो पश्चिमी तट है। तो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में ये ठंडी जलधारा है, तापमान क्या होगा? कम होगा। ये पेरू की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा, जहां जहां ठंडी जलधारा होगी वहां का ताप कम होगा, और जहां जहां गर्म जलधारा होगी वहां का ताप ज्यादा होगा। तो ये ठंडी जलधारा है, ऑलरेडी यहां का ताप क्या होगा? कम होगा। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, ये गर्म जलधारा है, तो ऑलरेडी यहां का ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कनारी की ठंडी जलधारा है, यहां का ताप कम होगा। अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर तापमान कम, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर तापमान ज्यादा। ये पूर्वी ब्राजील की गर्म जलधारा है, गर्म, तो यहां का ताप ज्यादा होगा। ठंडी जलधारा है, यहां का ताप कम होगा। ये गर्म है, ताप ज्यादा होगा। ये ठंडी है, ताप कम होगा। क्यूरिसियो की गर्म धारा, ताप ज्यादा होगा। इसका अर्थ ये कि जहां जहां गर्म जलधारा प्रवाहित होगी वहां का ताप ज्यादा होगा, और जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां का ताप क्या होगा? कम होगा। अब सोचो जरा, देखो आप, फिर एक प्रश्न उठा, जैसे फिर एक समुद्र का स्थलीय भाग से घिरा होना। अगला पॉइंट, समुद्र का स्थलीय भाग से घिरा होना। एक चीज ध्यान दो, समुद्र का समझो, जो स्थलीय भाग से ज्यादा घिरा होगा वहां तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि स्थल के ताप में वृद्धि से जल के ताप में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जो दो चीज है, हमेशा स्थलीय भाग से घिरा समुद्र का तापमान ज्यादा होता है, क्योंकि स्थलीय भाग के तापमान के कारण समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। दूसरी तरफ कहा जाए, खुला समुद्र का तापमान कम होता है। हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र के जल का ताप कम, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार कम। एक चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को, समुद्र का स्थलीय भाग से घिरा होना एक बड़ा सा रीजन है। स्थलीय भाग से घिरा समुद्र का तापमान ज्यादा होता है, क्योंकि स्थलीय भाग के तापमान के कारण समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होती है। खुला समुद्र का तापमान कम होता है। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र के जल का तापमान कम होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार क्या होता है? कम होता है। तो जो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है वहां का ताप ज्यादा, जो दक्षिणी गोलार्ध के समुद्र का जल का ताप क्या है? कम है। इसको मैप से मैं दिखाना चाहता हूं। देखो आप, यदि मैं इसे मैप से दिखाऊं, मैं मैप से, तो ध्यान से समझो इस बात को। देखो आप,
ये हमारा ग्लोब है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। ये इक्वेटर है, रफली देखो आप, ये प्रशांत महासागर है। आप रफली बना लो आप, बस समझने के लिए अपनी बात को। ये विषुवत रेखा है। मैंने कहा था एटलस को खोल करके बैठना है। एटलस कम से कम 7 से 8 दिन 10 दिन में हम लोग मैप का अध्ययन करेंगे। मैंने पहले दिन आपसे यह कहा था कि मैं प्रश्न को गलत नहीं होने दूंगा। इस बार जहां जहां से प्रश्न बन सकता सब मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। सोचो ये अटलांटिक महासागर है। महासागर, ये प्रशांत महासागर है। ये आपका हिंद महासागर है। यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। अब इस मैप में देखो आप। अच्छा, एक और जब आप आंसर को लिखोगे आप, तो जरूरी नहीं है कि एकदम मैप हो। बस मैप सिंबॉलिक होता है अपनी बात को समझाने के लिए। इसे घबराने की जरूरत, 1-2 बार प्रैक्टिस करो। मैं खुद नहीं बना पा रहा हूं मैप, पर मेरा काम क्या आपको समझाना, कॉन्सेप्ट को समझाना। देखो आप, ये इक्वेटर है, ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका है, यूरोप है, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया। मैंने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार ज्यादा है। देखो पूरा अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार कम है। इसे उत्तरी गोलार्ध में समुद्र के जल का ताप ज्यादा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र के जल का ताप क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार क्या है, कम है। अब ध्यान देने इस बात को। पहली बात, स्थलीय जो समुद्र स्थलीय भाग से जितना ज्यादा घिरा होगा उसके जल का ताप ज्यादा होगा। क्यों? जो बंद महासागर है उसके जल का ताप ज्यादा होता है, जो खुला महासागर है उसके जल का ताप कम होता है। स्थल से घिरे समुद्र के जल का ताप ज्यादा इसलिए होता है कि स्थल के तापमान में वृद्धि से स्थल के तापमान में वृद्धि से समुद्र के जल का तापमान में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, ये प्रशांत महासागर है, ये विषुवत रेखा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को पूरी तरह। मैंने क्या कहा, ये अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें। मैंने क्या कहा, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करें। उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के जल का ताप ज्यादा होता है और दक्षिण का कम होता है, क्योंकि दक्षिणी भाग में स्थलीय भाग का विस्तार क्या है, कम है।
अब हर एक महासागर को देखो, ये हिंद महासागर है, ये उत्तरी हिंद महासागर है, पूरी बात इक्वेटर के ऊपर जो है उत्तरी हिंद महासागर और नीचे जो है दक्षिणी हिंद महासागर। तो ये उत्तरी हिंद महासागर के जल का ताप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर स्थलीय भाग से ज्यादा घिरा हुआ है, और जो भाग समुद्र से जितना ज्यादा घिरा होता है उसके जल का ताप उतना ही ज्यादा होता है। तो ध्यान से सुनो इस बात को, पूरी बात देखो आप। ये उत्तरी हिंद महासागर स्थलीय भाग से ज्यादा घिरा हुआ है, इससे इसके जल का ताप ज्यादा होगा, और दक्षिणी हिंद महासागर में स्थलीय भाग का विस्तार कम है, इससे दक्षिणी हिंद महासागर के जल का ताप कम होगा। अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थलीय भाग से ज्यादा घिरा हुआ है, इससे इसके जल का ताप ज्यादा होगा, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के जल का ताप कम होगा। उत्तरी प्रशांत महासागर में भी जल का ताप ज्यादा होगा, और दक्षिण में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दक्षिण में स्थलीय भाग का विस्तार क्या है? कम है। आप सोचो, इसका मतलब यह है उत्तर में, लेकिन यदि हर महासागर की बात करें, हर महासागर की बात करें तो एक सबसे ज्यादा जो ताप होगा उत्तरी हिंद महासागर का, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर का, उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर का होगा। क्लियर है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्तरी हिंद महासागर के जल का ताप सबसे ज्यादा होगा। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को, एक बार समझते चलो आप। मैंने क्या बताया कि यदि ताप के नजरिए से देखा जाए, ताप के दृष्टिकोण से देखा जाए, समुद्री जल का तापमान देखा जाए तो उत्तरी हिंद महासागर ग्रेटर देन उत्तरी अटलांटिक महासागर ग्रेटर देन उत्तरी प्रशांत महासागर। सबसे ज्यादा जल का ताप उत्तरी हिंद महासागर में होगा, उससे कम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और सबसे कम कहां होगा? उत्तरी प्रशांत महासागर में होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, देखो आप, सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा? उत्तरी हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर की हम बात करें। अब एक प्रश्न उठा, सबसे ज्यादा कहां होगा और सबसे कम कहां होगा? लेकिन यदि सीक्वेंस में देखा जाए, हम सीक्वेंस में देखें कि सारे महासागर को डिवाइड कर दिया जाए तो कहां ज्यादा होगा? अब समुद्री जल का ताप दूसरे नजरिए से देखो आप, सबसे ज्यादा सीक्वेंस की बात करें तो उत्तरी हिंद महासागर, उससे ग्रेटर देन उत्तरी अटलांटिक महासागर, ग्रेटर देन उत्तरी प्रशांत महासागर, ग्रेटर देन, उसके बाद किसका कम होगा? दक्षिणी हिंद महासागर, ग्रेटर देन, इसको इस तरह देखो आप, अब देखो, उत्तरी हिंद महासागर ग्रेटर देन उत्तरी अटलांटिक महासागर, ग्रेटर देन उत्तरी प्रशांत महासागर, ग्रेटर देन दक्षिणी हिंद महासागर, ग्रेटर देन दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ग्रेटर देन दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये जल का ताप घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में, केवल कॉन्सेप्ट को देखो आप, कहां जल का ताप ज्यादा होगा और कहां जल का ताप कम होगा। लेकिन जो खाड़ी है, खाड़ी की बात करें, उनके जल का ताप सबसे ज्यादा होता है। देखो आप ध्यान से, चलिए अब इस मैप में देखो आप, जरा मैप में देखो आप, यदि हम खाड़ियों की बात करें, नोट कर लो आप, खाड़ी की बात करें हम लोग,
खाड़ी। तो खाड़ी का मतलब क्या होता है? समुद्र का वह भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, उसे कहते हैं खाड़ी। हमेशा गल्फ कहते हैं इसे। पूरी बात ध्यान दो इस बार। ये बे कहते हैं इसे, खाड़ी कहते हैं इसे। खाड़ी का मतलब होता है समुद्र का वह भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। जो भाग तीन ओर से स्थल से घिरा होगा उसे कहा जाता है खाड़ी। अब ध्यान से सुने इस बात को। जैसे तीन ओर से स्थल से घिरे भाग को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अब जो तीन ओर से स्थल से घिरा होगा, सोचो जरा उसका क्या हाल होगा। अब जैसे एक मैप में बात लेता हूं, मैं दूसरा एक मैप बनाता हूं। मैप देखो आप, एक मैं मैप बनाता हूं इंडिया का। मैप देखो आप, पूरी इस बात मैप को देखो आप। मैंने क्या कहा? यह खंभात की खाड़ी है। यह बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी के बाद ये आपका है, ये रहा कच्छ की खाड़ी। ये जो आपका है पर्सिया की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ये आपका लाल सागर है। ये पूरा आपका भूमध्य सागर है। अब एक चीज मैंने क्या कहा, जो खाड़ी होगा वो तीन ओर से स्थल से घिरा होगा। स्वाभाविक है वहां जल का ताप ज्यादा होगा। अब बताओ, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर है। अरब सागर। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी के जल का ताप ज्यादा होगा क्योंकि तीन ओर से स्थल से घिरा है। अरब सागर की खाड़ी का ताप कम होगा। तो यदि यहां तापमान की यदि बात की जाए तो ध्यान देना, यदि हम तापमान की यहां बात करें, तापमान समुद्री जल के तापमान की बात करें तो बंगाल की खाड़ी ग्रेटर देन अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी का ताप ज्यादा होगा क्योंकि तीन ओर से स्थल से घिरा है और छोटा है। अरब सागर काफी फैला हुआ है, क्योंकि अरब सागर काफी बड़ा है। और केवल ये ध्यान से इस बात को, ये खाड़ी नहीं है, समुद्र का एक बड़ा सा भाग है, तो इसका ताप कम होगा, इसका ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बंगाल की खाड़ी के जल का ताप ज्यादा होगा, अरब सागर के जल का ताप क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब सोचो, यदि हम खाड़ियों की बात करें तो पूरी बात ध्यान देना इस बात को। देखो आप, यह फारस की खाड़ी है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। यह फारस की खाड़ी है। यह पूरा डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया है। सर, डेजर्ट एरिया का ताप ज्यादा होता है। और यह पूरा जो फारस की खाड़ी है, यह तीन ओर से स्थल से घिरी है और ऑलरेडी डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है यहां के जल का ताप, यहां के स्थलीय भाग के ताप का प्रभाव खाड़ी पर अवश्य पड़ेगा। तो इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि चारों तरफ क्या है? डेजर्ट एरिया है। और जब डेजर्ट एरिया में तापमान ज्यादा होता है और ज्यादा तापमान का प्रभाव किस पर पड़ता है? इस फारस की खाड़ी पर पड़ता है। स्वाभाविक है फारस की खाड़ी के जल का ताप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सोचो जरा, ये खंभात की खाड़ी है। पूरी बात ध्यान देना, ये कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी का ताप
खंभात की खाड़ी से ज्यादा होगा, क्योंकि कच्छ की खाड़ी, पूरी बात ध्यान दे इस बात को, ये जो कच्छ की खाड़ी है, एक तो रीजन ये है यहां पर ये स्थल से ज्यादा गिरा हुआ और छोटा है, और दूसरी बात यहां लवणता क्या है, ज्यादा है। तो ये कहा जाए, हम ये कहें कच्छ की खाड़ी का तापमान खंभात की खाड़ी से ज्यादा होता है। क्यों होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दो इस बात को। आखिर क्यों ज्यादा होता है? रीजन ये है, छोटा है, यहां लवणता ज्यादा है, और तीसरी चीज हमेशा ध्यान दो कि स्थलीय भाग रेगिस्तान है। तो कच्छ की खाड़ी का ताप खंभात की खाड़ी से ज्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी यह तापमान एक तो इक्वेटर कर्क रेखा के आसपास पड़ता है, तो ऑलरेडी यह तापमान ज्यादा होगा। क्योंकि देखो यहीं पे आपका कर्क रेखा है, तो यहां ऑलरेडी सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, यहां लवणता ज्यादा है, और जहां लवणता ज्यादा होगी वहां ताप ज्यादा होगा। और दूसरी, यह स्थलीय भाग से ज्यादा घिरा हुआ है, और स्थलीय भाग से क्या के पास डेजर्ट एरिया है, और जहां डेजर्ट एरिया होगा वहां का ताप क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने क्या बताया, बंगाल की खाड़ी का ताप अरब सागर की खाड़ी के ताप की अपेक्षा ज्यादा होगा, कच्छ की खाड़ी का ताप खंभात की खाड़ी की अपेक्षा ज्यादा होगा। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, यहां वर्षा नहीं होती, यहां वर्षा होती है खंभात की खाड़ी में। यहां कोई बड़ी नदी नहीं गिरती है, खंभात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं जो ठंडा जल गिराती हैं। अब सोचो आप, ये लाल सागर है, लाल सागर का ताप क्या होगा, ज्यादा होगा, ये भी डेजर्ट एरिया, ये भी रेगिस्तानी एरिया। अब सोचो जरा, ये भूमध्य सागर है, इसका भी ताप क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कैसे स्थल से घिरा हुआ भाग जल के, समुद्री जल के ताप को बढ़ा देता है। दूसरी बात, हम बात करें लवणता। देखो अगला जो रीजन है, लवणता की बात करें, जहां लवणता ज्यादा होगी वहां तापमान ज्यादा होगा, जहां लवणता कम होती है वहां तापमान कम होता है। क्योंकि लवणता ताप को अवशोषित करता है। हमेशा ध्यान दो, तो समुद्र के जिस जल का ताप ज्यादा होगा, जिस जल में लवणता की मात्रा ज्यादा होगी उसका तापमान ज्यादा होगा। जैसे ये कच्छ की खाड़ी का तापमान ज्यादा है क्योंकि यहां लवणता भी ज्यादा है, सैलिनिटी भी ज्यादा है, और जहां सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां स्वाभाविक है ताप क्या होगा, ज्यादा होगा। एक चीज ध्यान दो इस बात को। फिर मैंने क्या कहा, ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, यहां भी लवणता ज्यादा होती है, इससे यहां भी तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। लवणता जिसकी ज्यादा होगी वहां तापमान ज्यादा, जहां लवणता कम होगी वहां तापमान क्या होगा, कम होगा। अब एक चीज सोचो आप, लवणता। अब एक प्रश्न, लवण सप्लावी हिमशैल होता है और आइसबर्ग होता है। अगला जो रीजन है, एवं आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग क्या होता है,
बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को आइसबर्ग कहा जाता है। हमेशा ये जो आइसबर्ग होता है हमेशा बर्फ के बड़े खंड को कहा जाता है। ये जो आइसबर्ग है, बर्ग का 9/10 भाग समुद्र में डूबा होता है तथा 1/10 भाग समुद्र के बाहर होता है। आइसबर्ग, ये जो आइसबर्ग है, ध्यान दो, मीठे जल के स्रोत होते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग की संख्या ज्यादा होती है, जबकि उत्तरी प्रशांत महासागर में आइसबर्ग की संख्या कम होती है। क्योंकि बेरिंग सागर के कारण आइसबर्ग प्रशांत महासागर में नहीं आ पाते। बेरिंग कारण आइसबर्ग उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं आ पाते। हम तीसरी चीज हम बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में आइसबर्ग की संख्या कम होती है, किंतु आकार बड़ा होता है। एक बात हमेशा ध्यान दो, बर्फ के बड़े खंड को कहा जाता आइसबर्ग। आइसबर्ग का 9/10 भाग समुद्र में डूबा होता है तथा 1/10 भाग समुद्र के बाहर होता है। आइसबर्ग मीठे जल के स्रोत होते हैं। उत्तर अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग की संख्या ज्यादा होती है, जबकि उत्तरी प्रशांत महासागर में आइसबर्ग की संख्या कम होती है। दक्षिणी गोलार्ध में आइसबर्ग की संख्या कम होती है, किंतु आकार क्या होता है? बड़ा होता है। देखो कैसे, मैं एक मैप बनाना चाहता हूं। बना लो आप। प्लावी हिमशैल, प्लावी बर्फ के टुकड़े होते हैं जिनका आकार थोड़ा छोटा होता है। अब ध्यान देना इस बात को, मैं एक मैप बनाना चाहता हूं। देखो आप, यदि मैप की बात की जाए तो मैप देखो आप, मान लिया जाए ये मैप है।
ये एशिया महाद्वीप। बस मैं अपनी बात समझाना चाहता हूं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका ग्रीनलैंड है। ये सोचो जरा, पूरी बात ध्यान दो, ये आपका यूरोप है, मैं मैप, ये अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, अंतर देखो आप, बहुत मजा आएगा। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। हमने ये कहा था कि उत्तरी अटलांटिक है यह, इस अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग की संख्या ज्यादा होती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में आइसबर्ग की संख्या क्या होती है? कम होती है। एक बार बना लो आप इसको। यदि आप इससे बेहतर मैप बना सकते हो तो बनाने की कोशिश करना, पर नहीं बना पाते हो तो रफली खींच लो, क्योंकि आपको अपनी बात केवल समझाना है। जिस तरह मैं बना रहा हूं एग्जैक्ट मुझे भी सही तरीके से मैप बनाना नहीं आता। ध्यान दो, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। मैंने क्या कहा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि ये सारी के सारे आइसबर्ग ग्रीनलैंड से टूट कर आते हैं। पर इनकी संख्या ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ताप के बढ़ने से क्या होगा, बड़े बड़े आइसबर्ग कई खंडों में टूट जाते हैं। ताप के बढ़ने के कारण आइसबर्ग क्या होता है, बड़ा आइसबर्ग कई भागों में टूट जाता है, तो छोटे छोटे आइसबर्ग होते हैं। और ये जो ग्रीनलैंड है जिसमें बहुत ज्यादा ग्लेशियर है, वो टूट कर आते हैं, यहां संख्या ज्यादा होगी। इसे देखा जाए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड के आसपास जहाजों की यात्रा बड़ी खतरनाक होती है कि कौन सा आइसबर्ग किससे टकरा जाए। सुना होगा टाइटैनिक। टाइटैनिक इसी एरिया में डूब गया क्योंकि बर्फ से टकराया, टाइटैनिक जहाज टूट गया। सोचो, लेकिन ये जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, यहां आइसबर्ग की संख्या कम होती है। क्यों? क्योंकि बेरिंग सागर है ये, हमेशा ध्यान दो। और यहां गहराई कम है। यहां यदि आइसबर्ग आना भी चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई कम है, वो कहीं कहीं रुक जाते हैं। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में आ ही नहीं पाते हमेशा। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में आइसबर्ग की संख्या बहुत कम होती है। इसे उत्तरी प्रशांत महासागर में, ध्यान दो इस बात को, शिप की यात्रा कम खतरनाक होती है, दुर्घटना की संभावना कम होती है। लेकिन उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है, वहां आइसबर्ग की संख्या क्या है, ज्यादा होती है। लेकिन हम दक्षिण की बात करें, यदि दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में क्या होता है, आइसबर्ग बहुत बड़े बड़े होते हैं। कुछ तो आइसबर्ग ऐसे होते हैं जो 100 मीटर चौड़े होते हैं, और इसको खींच करके कुछ देश अपने तट पर लाते हैं, तट पर लाते हैं ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। तो ध्यान से समझो इस बात को, मैंने क्या बताया ये देखो आप। यहां पे दक्षिणी में आइसबर्ग ज्यादा है, आइसबर्ग का आकार बड़ा होता है क्योंकि दक्षिण में स्थलीय भाग का विस्तार बहुत कम है। आइसबर्ग जो स्थल से टकराते हैं टूट जाते हैं। ये स्थिति प्लावी हिमशैल। तो सोचो, जहां आइसबर्ग ज्यादा होगा, आइसबर्ग पिघलेगा तो समुद्र के जल का ताप क्या होगा, कम हो जाएगा। और जहां आइसबर्ग नहीं होते, स्वाभाविक है ये चीज, ठीक है।
अब एक प्रश्न उठा, ये तो समुद्र के जल को के ताप को प्रभावित करने कुछ कारक है। अब समुद्री जल में ताप परिवर्तन क्या होता है, टेम्परेचर रेंज क्या होता है? परी रुक जाओ। द रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापांतर कहते हैं, नो ताप परिवर्तन, तापांतर। द रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, एक बात हमेशा याद रखना, होता क्या है, ये कोई समुद्री भाग है, ये समुद्र है, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये समुद्र है। होता क्या है आपसे कि सबसे बड़ी चीज तो ये है हमेशा कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं ताप गिरने लगता है। हम जैसे जैसे नीचे जाते, अभी से छोड़ो इसको, देखो आप, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ताप गिरने लगता है। लेकिन समुद्र में कहीं भी नीचे ताप कभी भी माइनस में नहीं होता। यदि यहां ताप समुद्र के तल पर 2 डिग्री है तो यहां भी ताप 2 डिग्री होगा। अब सोचो, यहां ताप तेजी, क्योंकि यहां गहराई ज्यादा है, यहां ताप के गिरने की दर कम होगी क्योंकि समुद्र की गहराई क्या है, कम है। हो सकता है यहां ताप 30 हो, यहां भी ताप 30 हो, और आना दोनों को 2 तक, तो यहां ताप की गिरने की दर ज्यादा होगी, यहां ताप की गिरने की दर क्या होगी, कम होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, पूरी बात ध्यान दो, कि समुद्र के जो रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें उसमें भी काफी अंतर आ जाता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर की हम बात करें, यदि समुद्र में दैनिक तापांतर की बात नहीं की जाती, वार्षिक तापांतर की बात की जाती है। और वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि गर्मी के मौसम ताप ज्यादा, ठंड के मौसम में ताप कम, दोनों का अंतर। सोचो, ये जो वार्षिक तापांतर है, वार्षिक तापांतर की बात करें, द रेंज ऑफ द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में अधिकतम एवं न्यूनतम ताप के मध्यमान के अंतर को कहा जाता है। एक वर्ष में अधिकतम एवं न्यूनतम ताप के मध्यमान के अंतर को कहा जाता है वार्षिक तापांतर, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक वर्ष में अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप के मध्यमान के अंतर को कहा जाता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब सोचो जरा, ये जो वार्षिक तापांतर होता है 2 जगह सबसे ज्यादा, न्यू फाउंडलैंड लैंड के पास और दूसरा व्लादिवोस्टॉक के पास। इन 2 जगह वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान दो, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन सामान्य रूल ये है, जल के ताप को इस तरह देखो, कई बार इस तरह होता है, जैसे एक मैं मैप बनाता हूं मैं आपसे,
ये समुद्र है बड़ा सा। रूल ये है, हमेशा रूल क्या है कि ताप गिरता जाए। मान लिया जाए यहां ताप 20 डिग्री है, यहां 19 हो जाए, यहां 18, 17, 16 और 15 हो जाए, तो इसे कहते हैं नॉर्मल लेफ्ट रेट। सामान्य पतन दर कहते हैं इसे। लेकिन ताप गिरने की वजह ताप बढ़ने लगे, यहां ताप 15 है, यहां ताप 16 है, यहां ताप 17 है, इसको कहते हैं तापमान का प्रतिलोमन। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये तो देखो आप, इसको कहते हैं समुद्र में ऊपर से नीचे जाने पे ताप गिरने लगता है, इसको कहते हैं नॉर्मल लेफ्ट रेट कहते हैं, सामान्य पतन दर कहा जाता है। ध्यान दे इस बात को। लेकिन दूसरे ये है कि ताप गिरने की वजह ताप बढ़ने लगे, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, ये जो तापमान का प्रतिलोमन है यह 2 क्षेत्रों में होता है। नंबर 1 ध्रुवीय क्षेत्रों में, और नंबर 2 विषुवत रेखा के पास। यहां क्या होता है, बर्फ के पिघलने से जल के ऊपरी भाग पर ठंडा जल आ जाना, और यहां क्या होता है, वर्षा होने से। पूरी बात ध्यान दो, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। एक तो ध्यान दो इस बात को, नॉर्मल लेफ्ट रेट क्या है, और दूसरा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। जब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की हम बात करते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की जब बात हम करते हैं, तापमान का प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो इसके 2 क्षेत्र हैं। एक पोलर एरिया है, एक इक्वेटर एरिया है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है कि बर्फ पिघलती है, और जब बर्फ पिघलेगी तो जल के ऊपरी भाग में ठंडा जल फैल जाएगा, और जब ठंडा जल फैल गया तो ठंडे जल का ताप तो कम होता है, तो ऊपर ताप कम और नीचे ताप ज्यादा। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इक्वेटर पे क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है, और जब वर्षा ज्यादा होती है तो ऊपर ठंडा जल और नीचे क्या होगा, गर्म जल। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। एक चीज ध्यान दें इस बात को, यह होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, पहली बात। पर एक बात याद रखना, समुद्र का जो भाग स्थल से ज्यादा गिरा होगा वहां रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि गर्मी के मौसम में स्थलीय भाग ज्यादा गर्म होगा तो समुद्र भी गर्म हो जाएगा, और ठंड के मौसम में स्थलीय भाग तेजी से ठंडा होगा तो समुद्र भी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। अब एक प्रश्न उठा, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब एक चीज सोचो आप, देखो आप, होता क्या है टेम्परेचर के साथ, समुद्र के जल की लवणता की बात की जाती है। समुद्री लवणता, यदि हम समुद्री लवणता की बात करें, समुद्री लवणता की यदि हम बात करें, सैलिनिटी की बात करें हम लोग, होता क्या है, समुद्री लवणता का अर्थ क्या है, समुद्र में विद्यमान लवणता। समुद्री लवणता के 2 कारण हैं।
नंबर 1, समुद्र के निर्माण के समय, समुद्र के निर्माण के समय लवणता का और नंबर 2 की बात करें, नदियों द्वारा चट्टानों की लवणता को घोलकर छोड़ देना। जब हम समुद्री लवणता की बात करते हैं तो समुद्री लवणता के 2 कारण हैं। एक, समुद्र के निर्माण के समय लवणता का समुद्र में मिल जाना। कहा जाता है जब समुद्र का निर्माण हो रहा था तो चट्टानों में जो लवणता थी, सैलिनिटी थी, वो समुद्र में घुल गई। हमेशा ध्यान दो, पूरी बात ध्यान दो। जब समुद्र का निर्माण हो रहा था तो समुद्र के निर्माण के समय जो सैलिनिटी थी, लवणता, वो समुद्र में मिल गई। और नंबर 2, नदियों द्वारा चट्टानों की लवणता घोलकर समुद्र में छोड़ देना। ये नदियां जब स्थल पर प्रवाहित होती हैं तो चट्टानों में जो नमक है उसको घोल ले जाती हैं और समुद्र में छोड़ देती हैं, जिससे समुद्र की लवणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये दोनों रीजन है। हमेशा प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में समुद्र में जो लवणता है उसके पीछे बड़ा फैक्टर ये है, ये प्राइमरी फैक्टर है। पहले ये हुआ, उसके बाद ये होने लगा। समुद्र तो पहले बना, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये है लवणता के कारण। अब एक बात करेंगे हम लोग कि समुद्र के अलग अलग क्षेत्रों में लवणता की मात्रा अलग अलग होती है। कहीं नमक की मात्रा ज्यादा है और कहीं नमक की मात्रा कम है। तो इससे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। मैं कल से चाहूंगा एटलस लेके बैठोगे आप, ताकि मैं मैप को लोकेट करता चलूं, आप देखते चलो। आप चलो, आप कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।